हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं द बिजनेस स्टडीज आईएससी स्पेसिमेन पेपर फॉर 2025। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 कवर किया था। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। हिट द सब्सक्राइब बटन ताकि वीडियो मिस ना हो, नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए जब भी एक नया वीडियो अपलोड हो। प्लेलिस्ट चेकआउट कर लो, यहाँ पे सारे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे फॉर योर कंप्लीट प्रिपरेशन फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन आईएससी एंड सीबीएसई। दोस्तों के संग भी शेयर कर दो ताकि वो भी अच्छे से प्रिपेयर कर सके। Without further ado, let's get started with the question number 2. Briefly explain any two limitations of e-recruitment as a source of staff recruitment. Understanding based question है, 4 मार्क का क्वेश्चन है, 2 पॉइंट पिक करने हैं। 4 पॉइंट यहाँ दिए हुए हैं। एनी टू विच यू फील इजी पिक कर लो, जो तुम्हें आसान लगे लिखने में और जो आसानी से तुम्हें समझ में आ जाए। एक्सेस टू द इंटरनेट। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के पास इंटरनेट का एक्सेस होना चाहिए। विदाउट रिलायबल इंटरनेट एक्सेस द रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैन नॉट टेक प्लेस। तो सबसे पहली चीज जो लिमिटेशन है, इंटरनेट का एक्सेस सबके पास होना चाहिए ताकि वो आसानी से रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सके, पोस्ट के लिए अप्लाई कर सके। सेकंड लिमिटेशन है कॉम्पिटेंस टू यूज द इंटरनेट। इंटरनेट यूज करना आना भी चाहिए ताकि आसानी से वो एप्लीकेशन फिलअप कर पाए और जॉब के लिए अप्लाई कर पाए। This includes the ability to navigate recruitment platforms, create and submit applications, and communicate effectively online. So रिक्रूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको ई रिक्रूटमेंट प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा ताकि वो लोग एप्लीकेशन का सबमिशन ले पाए और इफेक्टिवली ऑनलाइन कम्युनिकेशन कैंडिडेट के संग कर सकें। लैक ऑफ टेक्निकल स्किल्स कैन हिंडर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। अगर टेक्निकल स्किल्स नहीं है आइदर रिक्रूटर के पास या फिर एप्लीकेंट्स के पास, देन दिस कैन हिंडर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, मतलब रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्मूथली नहीं हो पाएगा। थर्ड पॉइंट है कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट। वेबसाइट क्रिएट करना, उसको मेंटेन करना, ई रिक्रूटमेंट प्लेटफॉर्म सेटअप करना और मेंटेन करना कैन इनकर सिग्निफिकेंट कॉस्ट फॉर द एम्प्लॉयर, इंक्लूडिंग डेवलपमेंट ऑफ द वेबसाइट, होस्टिंग करना और सिक्योरिटी मेजर्स भी उसमें इंक्लूड करना। पॉइंट नंबर 4, लैक ऑफ पर्सनल टच। ई रिक्रूटमेंट में कोई पर्सनल टच या ह्यूमन टच नहीं होता है, सब कुछ डिजिटली होता है यहाँ पर, जिसके वजह से कैंडिडेट्स कैन फील डिसकनेक्टेड फ्रॉम द कंपनी। The lack of face-to-face interaction can also make it difficult for the recruiters to assess candidates' interpersonal skills and cultural fit. जब फेस टू फेस बात ही नहीं हो रही, मुलाकात नहीं हो रही है, जिसकी वजह से कैंडिडेट्स के इंटरपर्सनल स्किल्स और कल्चरल फिट ये चीज़ चेक नहीं किए जा सकते, जिसकी वजह से द रिक्रूटमेंट प्रोसेस मे नॉट बी इफेक्टिव। तो ये है 4 लिमिटेशंस। पिकअप एनी टू जो तुम्हें आसान लगे फॉर योर आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। 2 Roman 2, ब्रीफली एक्सप्लेन एनी टू बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। यहाँ भी 4 बैरियर्स दिए हुए हैं। इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को हाईलाइट किया हुआ है सो दैट यू कैन इजीली आइडेंटिफाई देम और अपने आंसर में इनको इंक्लूड करना। जब आंसर लिखोगे वहां पर भी कीवर्ड्स को अंडरलाइन जरूर करना, बोल्ड तो नहीं हो सकता, अंडरलाइन जरूर करना ताकि जो चेकर है, एग्जामिनर है, आराम से उसकी नजरों में पड़े और मार्क्स अच्छे से मिल जाए। पहला बैरियर है सिमेंटिक बैरियर। इसका मतलब होता है मिसअंडरस्टैंडिंग्स या मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस और सिंबल्स। जो वर्ड्स, फ्रेजेस या सिंबल्स मैसेज में यूज किए गए हैं उसको मिसअंडरस्टैंड करना। ये कैसे होता है? जब सेंडर और रिसीवर सेम वर्ड्स के डिफरेंट मीनिंग समझते हैं, लीडिंग टू कंफ्यूजन। एम्बिग्विटी, जार्गन, जार्गन मतलब शॉर्ट फॉर्म किसी ने यूज किया, एंड लैंग्वेज डिफरेंसेस कैन कंट्रीब्यूट टू सिमेंटिक बैरियर्स। नंबर 2 है फिजिकल एंड मैकेनिकल बैरियर्स। ये है एक्सटर्नल ऑब्स्टेकल्स जैसे नॉइज हो गया, डिस्टेंस हो गया, एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट हिंडर द कम्युनिकेशन। मैकेनिकल बैरियर्स रेफर टू इश्यूज विद द मीडियम और टूल्स यूज फॉर कम्युनिकेशन। जैसे इक्विपमेंट जो यूज किया जा रहा है वो फॉल्टी है, नेटवर्क कनेक्टिविटी पुअर है, या टेक्निकल मैलफंक्शंस हो रहे हैं जिसके वजह से कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है। These barriers can disrupt the transmission and reception of message. मैसेज जाने में और रिसीव करने में दोनों में ही दिक्कत आ सकती है। पॉइंट नंबर 3 है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स होता है फ्रॉम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिसीज एंड कल्चर। दीज बैरियर्स इंक्लूड हायरार्किकल लेवल्स। एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर बहुत सारा हायरार्की है, जैसे लोअर लेवल टू टॉप लेवल, बीच में बहुत सारे लेवल्स हैं, लोअर लेवल से टॉप लेवल में जाने के लिए बहुत सारे लेवल से होकर गुजरना पड़ता है मैसेज को, जिसकी वजह से मैसेज डिस्टॉर्ट हो जाता है। हर लेवल अपने हिसाब से मैसेज को ट्रांसमिट करता है ऊपर, जिसकी वजह से मैसेज का जो रियल मीनिंग है, जो रियल एसेंस है, वो लूज हो सकता है। देन देर आर रिजिड प्रोसीजर्स एंड लैक ऑफ ओपन कम्युनिकेशन चैनल्स। रिजिड प्रोसेस फॉलो करना होता है,
और कम्युनिकेशन चैनल भी ओपन नहीं होते हैं जहाँ पर बहुत restrictions होते हैं in order to transmit any message. A highly hierarchical organization may have communication filtered through multiple levels, जो मैंने बोला। अगर बहुत सारे हायरार्की है तो कम्युनिकेशन हर लेवल पे फिल्टर होते हुए आगे बढ़ता है, लीडिंग टू डिलेज एंड डिस्टॉर्शन ऑफ मैसेजेस। एक तो मैसेज डिले होते हैं पहुंचने में, और फिर मैसेज डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, बिकॉज हर लेवल अपने हिसाब से मैसेज को ट्रांसफर करता है आगे। दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। नंबर 4, सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर्स। सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर्स होता है सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो कम्युनिकेशन को इम्पैक्ट करता है। These barriers can include emotions, attitudes, perceptions, and social dynamics. जैसे stress हो गया, anxiety, prejudice, personal biases, and attitude towards the sender or receiver can impact how messages are conveyed and received. अगर जो मैसेज कम्युनिकेट कर रहा है उसके दिमाग में किसी के अगेंस्ट कोई परसेप्शन है, या फिर जो रिसीव कर रहा है उसके दिमाग में कोई परसेप्शन है, सेंडर एंड रिसीवर के दिमाग में कोई भी अगर पहले से प्री नोशन इमोशंस हैं, परसेप्शंस है, उसके वजह से वो मैसेज को अलग तरीके से परसीव करेगा और उसका अलग मीनिंग निकाल सकता है वो। तो कम्युनिकेशन यहाँ पे इफेक्टिव नहीं होगा। These are the four barriers given here. Pick up any two which you feel easy for you to understand and explain in the examination. Let's move on to question number 3. With reference to staff selection process, explain the significance of the following: application blank and placement. Now यहाँ पर focus on significance in the answer. So number 1, application blank. क्या होता है? It is a standardized form used by employers to collect detailed information from job applicants. तो ये एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है जो हर एप्लीकेंट्स को दिया जाता है ताकि वो अपना सारा डिटेल वहाँ भर सके। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है? नंबर 1, हेल्प्स इन वीडिंग आउट अनसुटेबल कैंडिडेट्स। जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने भरी है उसके बेसिस पे जो कैंडिडेट सूटेबल नहीं है उसको वहीं से रिक्रूटर रिजेक्ट कर सकता है, जिससे शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस और भी एफिशिएंट हो जाता है। नंबर 2 है हेल्प्स इन फॉर्मुलेटिंग क्वेश्चंस फॉर इंटरव्यू। जो डिटेल्स एप्लीकेंट ने भरी है वहाँ पर उसके बेसिस पे इंटरव्यू में उसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे इंटरव्यू और भी इफेक्टिव हो जाता है। नंबर 3 है डेटा कैन बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। नाउ इन्फॉर्मेशन जो एप्लीकेशन ब्लैंक में कलेक्ट की जाती है इनको आर्काइव किया जाता है और फ्यूचर में सेम एप्लीकेशन को रेफर कर सकते हैं फॉर फ्यूचर जॉब ओपनिंग्स और ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स। दैट मेक्स द थिंग्स इजियर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 2 है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट मतलब होता है assigning a selected candidate to a specific job role within the organization, placing the right candidate for the right job. इसका सिग्निफिकेंस क्या है? नंबर 1, हेल्प्स टू इंक्रीज वर्क एफिशिएंसी। प्रॉपर प्लेसमेंट से एम्प्लॉयज को सही रोल दिए जाते हैं जो उनके स्किल्स के हिसाब से, क्वालिफिकेशंस के हिसाब से मैच करते हैं, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। नंबर 2, सेटिस्फैक्शन ऑफ एम्प्लॉयज इज इंश्योर्ड। जब एम्प्लॉयज को सही जॉब पे प्लेस किया जाता है वो उनके स्ट्रेंथ्स, इंटरेस्ट के हिसाब से मैच करता है, जिससे एम्प्लॉय का जॉब सेटिस्फैक्शन और मोरल बढ़ जाता है। Number 3, helps in matching the skills of employees and job requirements. Placement ensures a good fit between the employees' abilities and job demands. जो employees की abilities है और job के demand है दोनों match करते हैं, जिससे overall performance बढ़ जाता है। And number 4, reduction in employee turnover. जब placement अच्छी होती है तो employee turnover मतलब employee छोड़ कर नहीं जाते हैं, जिससे organization में लंबे समय तक रहते हैं, जॉब स्टेबिलिटी रहती है और एम्प्लॉय खुद भी वहाँ पे थ्राइव एंड ग्रो कर सकते हैं। सो दीज आर द सिग्निफिकेंस ऑफ एप्लीकेशन ब्लैंक एंड प्लेसमेंट। दो दो मार्क के क्वेश्चंस हैं ये, एटलीस्ट 2 पॉइंट्स लिखने ही होंगे अंडर ईच पार्ट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, नंबर 4। स्टेट एनी 4 रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ साउंड प्रमोशन पॉलिसी। ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोशन किए जाते हैं एम्प्लॉयज के, अच्छे परफॉर्मर्स के। एक ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे प्रमोशन पॉलिसी में क्या क्या होना चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन में जॉब सेटिस्फैक्शन बनी रहे, एम्प्लॉयज डिमोटिवेटेड फील ना करें। सबसे पहली चीज होनी चाहिए क्लियर क्राइटेरिया एंड एलिजिबिलिटी। प्रमोशन पॉलिसी में क्लियरली मेंशन करना चाहिए एक रोल के लिए, कोई भी किसी भी वैकेंसी या रोल के लिए क्राइटेरिया क्या है और कौन कौन से एम्प्लॉयज उसके लिए एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, ensuring that employees understand what is needed to qualify for promotion, ताकि एम्प्लॉयज में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो और कोई डिससेटिस्फैक्शन ना हो। नंबर 2, बेसिस ऑफ प्रमोशन। किस बेसिस पे प्रमोशन दिया जाएगा वो भी वेल डिफाइंड होना चाहिए और सारे एम्प्लॉयज को ये कम्युनिकेट किया जाना चाहिए ताकि प्रमोशन का प्रोसेस फेयर हो और मेरिट के बेस पे हो। नंबर 3, ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है किसी भी प्रमोशन प्रोसेस में ताकि एम्प्लॉयज को दिखे हाउ डिसीजंस आर मेड, ensuring
फेयरनेस, फेयर तरीके से डिसीजन लिया गया है, ये एम्प्लॉय को पता होना चाहिए। नंबर 4, इक्विटेबल एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी। द पॉलिसी मस्ट बी इक्विटेबल, सबके लिए समान होना पड़ेगा, और कोई भी किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए पॉलिसी में। प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल द एम्प्लॉयज रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड। नंबर 5, अपील मैकेनिज्म फॉर एम्प्लॉयज हु आर नॉट प्रोमोटेड। जिनको प्रमोशन नहीं मिल पाता है, उनके लिए अपील मैकेनिज्म होना चाहिए, ताकि वो अपील कर सके और जान सके, क्लैरिफिकेशन मांग सके कि क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से उनका प्रमोशन नहीं हो पाया, ताकि नेक्स्ट टाइम वो उन पे फोकस करे और अच्छे से प्रिपेयर हो सके। कोई भी उनका कंसर्न्स हो वो भी वहाँ पे एड्रेस हो सके। नंबर 6, एम्प्लॉयज डेवलपमेंट प्रोग्राम। एम्प्लॉयज डेवलपमेंट प्रोग्राम भी होना चाहिए, ताकि जो एम्प्लॉयज प्रमोशन पाना चाहते हैं वो रिक्वायर्ड स्किल्स नॉलेज ग्रास्प कर सके और नेक्स्ट प्रमोशन के लिए फिर अप्लाई कर सके, अच्छे से तैयारी कर सके। एंड नंबर 7, रेगुलर पॉलिसी रिव्यू। पॉलिसी भी रेगुलर तरीके से रिव्यू होना चाहिए, ताकि वो रेलेवेंट रहे और इफेक्टिव रहे इन मीटिंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। सो दीज आर द पॉइंट्स एक साउंड प्रमोशन पॉलिसी में होने चाहिए। पिक अप अगेन एनी फोर, बट अगेन बी प्रिपेयर्ड फॉर अ लॉन्ग आंसर एज वेल। कोई लॉन्ग आंसर में ज़्यादा पॉइंट चाहिए तो यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। स्टे ट्यून्ड, और भी ऐसे बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। एंड सब्सक्राइब टू गेट नोटिफाइड जब भी एक नया वीडियो शेयर हो। दोस्तों के संग में शेयर कर दो ताकि वो भी अच्छे से प्रिपेयर कर सके। कोई भी डाउट्स हैं या कोई भी क्वेश्चन है जिसमें यू नीड हेल्प, डू लेट मी नो। स्टे कनेक्टेड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।